हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का एक बार फिर से CMI में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, CMI यानी कि कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की जो वीडियो है वो प्रश्नोत्तरी पर आधारित है, यानी कि जो हमारी एक पहले सीरीज हो चुकी है उसके बाद में आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आ गया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं उनमें से अधिकतर जो प्रश्न है वो पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। समझना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, फटाफट देखना कि ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है पटवार परीक्षा 2015 के अंदर। सबसे पहले तो क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है? देखिए, बांका पट्टी को दूसरा नाम इसको एक और दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कुबड़ पट्टी, कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है इसको। ये जो कुबड़ पट्टी है ये फ्लोराइड, ध्यान देना एक बार ध्यान से, कि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ का मतलब जो जल है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, इसके कारण उसको हमने क्या नाम दिया है? कुबड़ पट्टी भी कहा है। यह राजस्थान के जो अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क रेतीला मैदान है जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। अर्धशुष्क रेतीले मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं इधर देखना एक एक। पहला घग्गर का मैदान, दूसरा हम इसको कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तीसरे में हम बोलते हैं इसको नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, तथा एक होता है इसका लूणी का मैदान। घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूणी का मैदान। तो जो नागौरी उच्च भूमि जो होती है वहाँ पर ये बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी मिलती है। तो इसलिए बांका पट्टी कहाँ फैली होगी? नागौर में। तो इसका आंसर क्या होगा? नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया या किसके नेतृत्व में किया गया? आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे नहीं है या जो भी कुछ पूछ रहा है उसे अंडरलाइन जरूर करें पेपर में। तो बैराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो कौन सा उत्खनन? पहला। देखिए, बैराठ की अगर मैं बात करता हूँ तो 1936-37 में दयाराम साहनी नामक एक वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा। इसके बाद में 1962-63 में 62-63 में नील रतन बनर्जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। तो इसने क्या पूछा है हमसे? प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम में कौन आ जाएगा? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी किनके द्वारा, यानी दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम उत्खनन का कार्य किया गया। अब अगर मैं बैराठ सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूं तो जो बैराठ सभ्यता है यहाँ से एक तो सूती कपड़े में बंधे हुए मुद्राएं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पंचमार्क जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा एक हीनयान संप्रदाय के जो बौद्ध मठ हैं वो यहाँ से मिले हैं। विराटनगर से पंचमार्क सिक्के, सूती कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं तथा हीनयान संप्रदाय के बौद्ध मठ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि RH कारक की खोज किसने की थी? तो ये RH कारक किससे रिलेटेड है? ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि रक्त से। तो RH कारक की खोज किसने की? लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। और इसी लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। और इन्होंने बताया कि जो रक्त समूह है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। A, AB, B और O, 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। ये भी किसने बताया था? लैंडस्टीनर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ ये दे रखे हैं स्थान तथा ये इनके जो त्रिवेणी संगम बने हैं, हमारे राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम बने हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो बिंगोद
बनास, बेड़च और मैनाल, ये इसी के ऊपर बना हुआ है। यानी बनास, बेड़च और मैनाल जहाँ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, बिंगोद में बनता है। बनास, डाई और खारी नदियाँ जहाँ मिलती हैं वो राजमहल में मिलती है। बनास, चंबल और सीप ये रामेश्वर घाट में मिलती है। तथा सोम, माही, जाखम वेणेश्वर में मिलता है। यानी जो इसका क्रम है वो बिल्कुल सही है। जो बिंगोद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बिंगोद भीलवाड़ा में है। अगर मैं राजमहल की बात करता हूँ तो ये टोंक में है। अगर रामेश्वर घाट की बात करता हूँ तो ये सवाई माधोपुर में है। तथा वेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है। तो बिंगोद भीलवाड़ा में, राजमहल टोंक में, सवाई माधोपुर में कौन है, रामेश्वर घाट, तथा वेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, जिस क्रम में ये जमे हुए यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। अगर आप हीमोग्लोबिन की संरचना देखते हो तो उसके मध्य में फेरस होता है। फेरस मतलब लोहा, ठीक है। इसको हम आयरन भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसी के कारण हमारे रक्त का रंग भी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करना। यानी कि जो उनका परिवहन करने का कार्य कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन कौन सी धातु हो गई, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है, कि इनका कौन सा एक सही तार्किक क्रम है। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया, तत्परता। फिर उसके बाद में ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो एक बात बताइए, किसी भी काम के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी क्या होती है, आवश्यकता होगी। जब आवश्यकता होती है तो आप उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद में जब आप उस काम को करने के लिए तैयार होंगे तो आप उसकी जो वस्तु स्थिति है उसका ज्ञान करेंगे और उसके बाद में अंत्यक्रिया करते हैं। यही तो होता है। अगर आपको कुछ खाने का मन है, यानी आपके शरीर में उसकी आवश्यकता होगी, फिर आप उसको बनाने के लिए रसोई घर में जाएंगे, यानी तत्पर होंगे। फिर वहाँ जाकर ये देखेंगे कि ये सामान अपने रसोई में उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो हम बना सकते हैं। तो यानी स्थिति देखी जाएगी, वहाँ की वस्तु स्थिति। उसके बाद में ही तो अंत्यक्रिया होगी। तो इसलिए इसका सही क्रम क्या होगा, आवश्यकता, फिर उसके बाद में तत्परता, फिर स्थिति और फिर उसके बाद में अंत्यक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कोपेन एक वैज्ञानिक थे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में सुमेलित नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो नहीं है, असत्य है, इन सबको आप अंडरलाइन या गोला कर लिया करो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलती करता है स्टूडेंट वो यही करता है कि जैसे पढ़ लिया तो नहीं को नहीं पढ़ते हैं और जो पहला ऑप्शन है वो सही कर देते हैं। तो इस वजह से हमेशा जब भी ऐसा पढ़ो तो जो नहीं आता है, असत्य पूछता है, सत्य पूछता है, इनको अंडरलाइन कर लिया करो। तो कोपेन के द्वारा कौन सा नहीं है, तो देखो एक बार ध्यान से देखना इधर कि अगर मैं इसे राजस्थान मानता हूँ, ये राजस्थान है इस तरीके से पतंगाकार, तो इसका जो नीचे वाला भाग है, दक्षिणी क्षेत्र जो है, इसको इसने कहा है AW। ठीक है। यहाँ पे हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। इसके इधर वाले भाग को, जो शुष्क भाग है, उसको इसने कहा है BWHW। तथा अरावली का जो ये वाला भाग है, यानी कि उत्तरी अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसको इसने नाम दिया है BSHW। तथा जो ये पूर्वी क्षेत्र है, इसको इन्होंने नाम दिया है CWG। अब चारों क्षेत्र आपके सामने हैं कि जो दक्षिणी जो आर्द्र क्षेत्र है वो AW कहलाता है, तो दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये बोलता है कि जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है यानी शुष्क मरुस्थल है, उसको ये क्या बोलता है, शुष्क मरुस्थल को BWHW देख लिया हमने। जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को इसने क्या बोला है, CWG। लेकिन इधर देखिए CWG कौन सा भाग को बोला है इसने, पूर्वी और मध्यवर्ती राजस्थान को बोला है, पूर्वी और मध्यवर्ती राजस्थान। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा, C। समझ में आया क्वेश्चन। तो आपको ये चारों
याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ दे रखे हैं राजस्थान के क्षेत्र और दूसरी तरफ दे रखी है गाय की नस्ल, क्योंकि ये गाय की नस्ल है, गिर, काकरेज, थार पारकर और राठी। तो इनको आपको सही कूट का प्रयोग करते हुए इन दोनों को सुमेलित करना है। तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो हमारा पश्चिम और उत्तर वाला भाग है, यानी गंगानगर साइड, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी पाई जाती है? तो वहाँ पर पाई जाती है राठी। जो राठी है वो वहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी की बात करें, यानी नीचे वाला भाग, यानी कि सिरोही साइड में, तो सिरोही में कांकरेज पाई जाती है। अगर मैं पश्चिम की बात करता हूँ, यानी कि शुष्क वाला जो जैसलमेर साइड है, तो वहाँ पे कौन है? थार पारकर है। और बच गया जो दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में, कौन सी हो जाएगी? गिर हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार इसे देखना, आराम से समझने की कोशिश करना कि जैसे जो गिर है, गाय की नस्ल है, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ एक एक नस्ल की, तो जो गिर है इसको सबसे पहले दूध देने में ये सेकंड स्थान रखती है। गिर जो नस्ल है वो दूध उत्पादन में सेकंड स्थान पर आती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे आती है वो कौन है? थार पारकर। सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है ये। और जो राठी नस्ल है, राठी, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी नस्ल की जो गाय होती है उसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो राठी नस्ल की गाय होती है ये दो नस्लों से मिलकर बनी होती है, लाल सिंधी प्लस साहीवाल। लाल सिंधी तथा साहीवाल दो नस्ल होती हैं। इन दोनों के मिश्रण से कौन सी बनती है? राठी नस्ल बनती है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो जैसा कि अभी हमने इसका मिलान किया है, मिलान में हमने देखा कि उत्तर पश्चिम भाग में तो कौन सी पाई जा रही है? उत्तर पश्चिम भाग में राठी है। दक्षिण पश्चिम में, यानी कि सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही में, सिरोही जालौर में काकरेज है। पश्चिम थार पारकर, जो कि जैसे थार को पार करके आई है, तो थार किधर है? हमारा मरुस्थल पश्चिम में। इसके अलावा ये वाली जो है दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती में कौन हो जाएगी? ये। तो यानी क्या सही बन रहा है? 4 2 3 1। तो इसमें चेक करते हैं 4 2 3 1 कहाँ है? ये रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो सबसे पहले किसे दिए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। इस संविधान का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको मूल अधिकारों का संरक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया? तो देखो, जब हमारा मूल संविधान की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि एक मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31, इस अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया, और ये 300 के में एक कानूनी अधिकार के रूप में डाला गया है। 300 के में एक कानूनी अधिकार के रूप में डाला गया है। अगर मैं अपने 6 मौलिक अधिकारों की बात करूं, मूल अधिकार जो हमारे हैं कौन कौन से हैं आप सबको पता होगा कि पहले स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे करके 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो उनमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी 2013 के अंदर कि बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कि एक तो हम जो लोहे का तवा होता है हमारा, उस पर कोई जैसे रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो वो चिपकती है उस पर।
तो नॉन स्टिक का मतलब ऐसा हो गया कि वो चिपकेगा ना, उसके ऊपर चिपकेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि टेफ्लॉन की सतह उस पर चढ़ा दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वो नॉन स्टिकी बन जाता है, यानी कि वो चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक सतह के लिए टेफ्लॉन। नेक्स्ट, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कि जो भोजन है उसमें विटामिन की कमी से, ध्यान देना इधर शब्द को पकड़ना कि विटामिन की कमी से रोग कौन सा, तो इधर ध्यान देते हैं। तो जो बेरी बेरी है ये रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन भी कहते हैं, थायमीन के नाम से जाना जाता है B1, और B1 की वजह से कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया है ये एक वायरस और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा होता है। इसके अंदर जो हमारे फेफड़े हैं वो संकुचित हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, अधिकतर बच्चों में होता है। अगर मैं गठिया की बात करता हूँ तो जो गठिया होता है ये हड्डियों का रोग है। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, अकड़न आ जाती है। इसके अलावा लकवा, पैरालाइज, ये आप जानते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों से संबंधित रोग है, जिसके अंदर जो अंग है वो शून्य पड़ जाता है, उसका जो कनेक्शन है वो हमारे मस्तिष्क से कट जाता है, ठीक है। तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है यहाँ पर, बेरी बेरी, B1 की कमी से हो रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, थायमीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ये पटवार 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये धारण की थी किसने, महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। अगर मैं बात करता हूँ महाराणा राज सिंह की, तो इन राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। इस राजसमंद झील के किनारे पर राज प्रशस्ति के नाम से विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख इन्होंने ही बनवाया था। महाराणा राज सिंह ने विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख बनवाया था, जिसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं अमर काव्य वंशावली के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। इसकी रचना किसने की, रणछोड़ भट्ट ने। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार कि राज सिंह जो थे, इन राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उस राजसमंद झील के किनारे पर राज प्रशस्ति नामक विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख बनवाया, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम अमर काव्य वंशावली के नाम से भी जानते हैं। इसकी रचना किसने की थी, रणछोड़ भट्ट ने की थी। इसके अलावा अगर इनके अलावा की बात करते हैं तो जो राज सिंह थे, इन्होंने कांकरोली कहाँ है, राजसमंद में ही है, कांकरोली में द्वारिकाधीश जी के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इसके अलावा सिहाड़ गांव में इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यानी राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, अमर काव्य वंशावली जो कि रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी उसको वहाँ पर उत्कीर्ण करवाया, यानी सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति बनवाया। इसके अलावा कांकरोली में द्वारकाधीश जी के मंदिर का निर्माण तथा सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। देखो मलेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ में कौन आ रहा है, प्लाज्मोडियम। ये आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है। जब ये मच्छर हमें काटती है तो उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर ये चला जाता है। इसके साथ साथ जब ये अंदर जाता है तो अंदर खुद का विकास होगा तथा एक
विशेष रसायन का निर्माण होता है अंदर, जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, ध्यान रखना। हीमोजोइन नामक पदार्थ का निर्माण होता है रसायन का, और ये ही हमारे अंदर ठिठुरन का मुख्य कारण बनता है, जिसकी वजह से मलेरिया में सर्दी लग के बुखार आता है। जो बुखार चढ़ता है वो सर्दी लग के, यानी ठिठुर के, आदमी ठिठुरने लग जाता है, वो किसकी वजह से? हीमोजोइन की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो ठिठुरन है किसकी वजह से होती है, तो याद रखना इसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही कि ऐसा रक्त समूह जो सभी से रक्त ले सकता है। ऐसा रक्त समूह कौन सा होगा? यहाँ पर ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और ओ की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? सर्वदाता होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, एक बार उसे सुने कि हमारे अंदर 4 रक्त समूह हैं। अगर मैं इनके अंदर एंटीजन की बात करता हूँ और एंटीबॉडी की बात करता हूँ, तो ए में एंटीजन कौन सा होगा? ए, तथा एंटीबॉडी बी। बी में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए बी के अंदर एंटीजन होता है ए बी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर ओ की बात करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी होती है। अब आपने कहीं कभी पढ़ा हो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य में रिएक्शन हमेशा होती है, कि जब समान एंटीजन मिलते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब असमान मिलते हैं तो उनके मध्य में एक क्रिया होती है जिसे एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी अंदर जो रक्त है वो जमने लग जाता है। तो एक बात बताइए, जब ए बी है, इसको कोई भी रक्त समूह अगर दिया जाएगा, जैसे ए वाला रक्त समूह अगर इसे दिया गया, रक्त दिया गया, तो इसके अंदर पहले से उसका एंटीजन है तो कोई क्रिया नहीं होगी। बी दिया जाता है तो भी कोई क्रिया नहीं होगी। अगर ओ दिया जाता है तो ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इस वजह से ये ए बी होता है जो हमेशा सर्वग्राही होता है, और ये जो ओ होता है वो हमेशा सर्वदाता होता है। क्लियर हो जाएगा आपको? चाहे तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। ए बी ओ। जो ए बी है वो इससे भी रक्त ले सकता है, इससे भी रक्त ले सकता है, इससे भी ले सकता है, और स्वयं से भी ले सकता है। जो ए है वो ओ से रक्त ले सकता है और स्वयं से रक्त ले सकता है। अगर इसकी बात करता हूँ ओ की, तो ओ इसको भी दे सकता है और ये स्वयं से ले सकता है। अगर और क्या बच गया? बस। तो आप इसे एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें, इससे आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो ओ है वो स्वयं से ले सकता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? तो ध्यान देना इधर कि विटामिन ए, डी, ई और के ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, तथा बी और सी ये दोनों किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो इस वजह से बी और सी कैसे होंगे? जल में घुलनशील होंगे, और यही तो पूछ रहा है, तो सी और बी। आगे आपका नेक्स्ट बात करते हैं। बस के ड्राइवर के पास लगा दर्पण कैसा होता है? कि अगर एक बस ड्राइवर है, यानी कोई भी वाहन है, उसके पास जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो बताइए कौन सा दर्पण होगा? तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अब ये क्यों होता है उसे देखें एक बार। आप सभी के घर में वाहन है, आप अपने जो भी मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, उसके कांच पर जाकर आज पढ़ना, उस पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, क्लोजर देन दे अपीयर। यानी वो कहना ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिख रहा है वो ज़्यादा पास है आपके, जो आपको दिख रहा है उससे भी ज़्यादा क्लोज है आपके, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। ऐसा नहीं कि कांच में अगर दूर दिख रहा है तो इसका मतलब वो उतना ही दूर है, उतना दूर नहीं है। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि ये इसकी जो आकृति है कुछ इस तरीके से होती है। दर्पण में एक तरफ से तो
परत चढ़ा दी जाती है सिल्वर की या HG की या फिर एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो परावर्तक पृष्ठ बन जाए। परावर्तक पृष्ठ बन जाती है तो जब इस तरीके से इसकी सतह बनती है, ठीक है, कर्व होता है, तो जो दूर से ये जो भाग है ये अधिक दूर तक की जो किरणें हैं उनको अपने अंदर समाहित कर सकता है ताकि बहुत बड़ा क्षेत्र से देखा जा सके। इसी वजह से जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर रहेगा अब ये बात? तो आज एक बार उस लाइन को जरूर पढ़ना, अपने जो शीशे पर लिखी होगी गाड़ी के शीशे पर, उसे जरूर पढ़ना। नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? कि थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? कि थॉर्नडाइक का प्रयोग आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद रखा था, पिंजरे के अंदर बंद रख के उसको बाहर की तरफ से या मछली या मांस का टुकड़ा दिखाया। उस टुकड़े को दिखाने के बाद में ही बिल्ली ने कोई प्रतिक्रिया की थी। तो वो ये कहना चाहता है कि भाई जब तक किसी बालक को या किसी भी व्यक्ति को कोई उद्दीपक नहीं मिलेगा, स्टिमुलस नहीं मिलेगा, कोई कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। यानी अगर उसने उस बिल्ली को बाहर से वो मांस का टुकड़ा नहीं दिखाया होता तो क्या वो उस पिंजरे को खोलने का प्रयास करती? नहीं करती। तो इन्होंने बताया कि जो उद्दीपक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उद्दीपक जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, जो कार्य करने की क्षमता है उसकी दर है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने किस पर बल दिया? उद्दीपक पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो महाभियोग की अगर मैं बात करता हूं तो महाभियोग आर्टिकल 61 के अंदर है। कहना क्या चाहता है? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस महाभियोग में संसद के दोनों सदन, किसी भी सदन में, मतलब पहला जो मतलब इसकी पहल है वो किसी भी सदन में की जा सकती है। अब बात आती है कि महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो महाभियोग प्रक्रिया है इसके अंदर दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो, ये सभी इसके अंदर भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी इसके अंदर भाग लेते हैं। लेकिन विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके निर्वाचन की बात करता हूँ, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए, जो कि अनुच्छेद किस में आता है? 55 में, आर्टिकल 55 में आता है। अगर इसके निर्वाचन की बात की जाए तो इसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, प्लस इसके अलावा विधानसभा के भी सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भी भाग नहीं लेते हैं। तो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के भाग इसके अंदर नहीं लेते हैं। और अगर मैं महाभियोग की बात करता हूं तो महाभियोग में इसका पहल किसी भी सदन में किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, कंप्लीट मेंबर इसके अंदर भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय, ये व्यय है लिखा हुआ, गलती हो गई होगी, व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है कि इनमें से कौन सा व्यय जो भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते ये भी संचित निधि से दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते हैं ये संचित निधि पे भारित नहीं होते हैं, क्योंकि लोकसभा का वेतन भत्ता भी संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, कि इनमें से जो ये दिया हुआ है, इनमें से जो सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है वो है राखीगढ़ी। अगर वैसे बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धोलावीरा
धोलावीरा के बाद में अगर कोई आता है तो वह है राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल अगर एक नगर की बात करते हैं, सुसज्जित नगर, तो वो है धोलावीरा, उसके बाद में आता है राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। अब प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और ये दूरी लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं 95 खरब किलोमीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में जो मूर्ति पूजा है वो हड़प्पा काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनात्मक बालक में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसको गोला करो नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा बाद में। तो सृजनात्मक बालक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे बालक जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ नया करने का, कुछ नया सृजन करने का काम करते हैं, वो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो सृजनात्मक बालक में क्या नहीं पाया जाता है? तो अमूर्त चिंतन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। मौलिकता ये भी होती है। अपसारी चिंतन ये भी होता है। अभिसारी चिंतन नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या नहीं पाया जाता उनके अंदर? अभिसारी चिंतन नहीं पाया जाता है। अब अपसारी और अभिसारी चिंतन का अगर मैं बात करें, अपसारी चिंतन की मैं बात करता हूँ कि किसी एक ज्ञान को, जैसा इस नाम में है पसारी, यानी पसार होना, प्रसार होना, उसका फैलाव होना। ठीक है, तो जैसे कि जो अवतल लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या करता है? कोई प्रकाश को फैलाता है ना, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस की बात करेंगे तो ऐसा ही तो होता है। तो उसको पसार करना यानी कि प्रसार करता है, अपने ज्ञान को विस्तृत करता है और कुछ नया खोज कर लाना, यही कैसा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है। और अभिसारी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभिसारी के अंदर क्या होता है? बहुत सारी किरण एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो अभिसारी जो चिंतन है वो होता है प्रतिभाशाली बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। और प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग किसी एक समस्या के निराकरण के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी बुद्धि का उपयोग एक समस्या के निराकरण के लिए लगाया जाए तो वो तो होता है प्रतिभाशाली या अभिसारी चिंतन। और अगर अपने ज्ञान का पूरा उपयोग से कुछ नया सृजन करने की कोशिश की जाए, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं वो किस में आते हैं? अपसारी चिंतन के अंदर आते हैं। तो इन दोनों का मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया किसे कहते हैं? समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, ये भी कहते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। इसको कहते हैं मायोपिया और इसको कहते हैं मेट्रोपिया। अब ये होता क्या है? इसके अंदर जैसा नाम है इसके जस्ट उल्टा होता है कि अगर ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो इस व्यक्ति को दूर की चीज़ें तो नहीं दिखती हैं साफ, लेकिन पास वाली जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जिस व्यक्ति को 2 मीटर या 6.6 फीट के बाद का दिखाई नहीं देता है तो उसको किस में रखा जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में रखा जाता है। कि कितना 2 मीटर या 6.6 फीट से अधिक अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे इसके रखते हैं समीप दृष्टि दोष के अंदर रखते हैं। अगर मैं इसके निराकरण की बात करता हूं तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मायोपिया क्या है? समीप दृष्टि दोष है। कितनी दूरी? 2 मीटर या 6.6 फीट से अधिक की दूरी अगर नहीं दिखती है तो उसके लिए, और इसके निराकरण के लिए किसका प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
प्रशिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? ये दिया था रिचर्ड सचमैन ने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो सूती कपड़े का जो टुकड़ा है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, ये प्रमाण मिलते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन है? विलियम जेम्स। और ये विलियम जेम्स वही विलियम जेम्स हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का कार्य किया था। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये कौन? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैकडूगल, मैकडूगल ने अपने संवेग में सबसे महत्वपूर्ण किस संवेग को कहा है या किस संवेग को सबसे महत्वपूर्ण माना है? अगर मैं विलियम मैकडूगल की बात करता हूँ तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई तथा 14 ही क्या बताए इन्होंने? संवेग बताए कि 14 प्रकार की व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और 14 उनके संवेग होते हैं, ठीक है। और उन संवेगों में जो सबसे महत्वपूर्ण संवेग होता है वो क्या होता है? भय होता है। भय इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण संवेग के रूप में माना है। इन मैकडूगल ने ही, यानी कि विलियम मैकडूगल ने ही एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और इस पुस्तक में जो ये मतलब इससे पहले जब हम इसका विकास की बात करते हैं, मनोविज्ञान के विकास की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं पहले आत्मा का विज्ञान आता है या मन का विज्ञान आता है, फिर चेतना का विज्ञान आता है, फिर व्यवहारवाद में आते हैं, व्यवहार का विज्ञान आता है। तो इन्होंने उस वक्त चेतना शब्द की भरसक बुराई की है उस जगह, ठीक है, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी में, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीएटी, टीएटी में कितने कार्ड होते हैं? तो सबसे पहले तो टीएटी क्या है? तो टीएटी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या है? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से इसे जाना जाता है। इस टेस्ट के अंदर कुल 30 + 1 कितने कार्ड होते हैं? 30 + 1। इनमें से इन 30 में से 10 जो होते हैं वो पुरुषों के लिए, जो 10 होते हैं वो महिलाओं के लिए, तथा जो 10 होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। यानी कि 10 कार्ड केवल पुरुषों के परीक्षण के लिए, 10 कार्ड केवल महिलाओं के परीक्षण के लिए, और जो 10 कार्ड हैं वो दोनों के परीक्षण के लिए होते हैं। एक कार्ड जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो एक खाली कार्ड होता है, जिसके अंदर जो इन कार्डों को, जो ये 30 कार्ड है, इन कार्डों को जब व्यक्ति को दिखाया जाता है उसके अंदर कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं। उन चित्रों को देखकर एक कहानी या कुछ भी उसमें लिखना होता है उसके बारे में, तो वो लिखना इस खाली कार्ड में पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है इसी में कि टोटल कार्ड कितने हो गए इसके अंदर? 31 हो गए। ये क्वेश्चन के अंदर 30 है तो आप 30 को सही मानेंगे, ठीक है। अगर 31 ऑप्शन होता तो हम 31 करते। 30 कार्ड हो गए। तो अगर वो पूछता है कई बार कि जब इसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति का जो प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण किया जाएगा तो कुल कितने कार्ड उपयोग में आएंगे? तो अभी आपको बताया कि जो 10 कार्ड थे वो तो किन के लिए? पुरुषों के लिए थे, 10 कार्ड महिलाओं के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए। तो अगर कोई पुरुष का परीक्षण कर रहा है तो 10 कार्ड तो ये हो गए, प्लस जो 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं वो भी तो होंगे। तो इसलिए एक परीक्षण में कितने कार्ड? 20 कार्ड उपयोग में आते हैं। ये कन्फ्यूजन फैक्टर है, ये कई बार पूछा गया है, सवाल पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि टीएटी में कितने कार्ड परीक्षण में उपयोग किए जाते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति का परीक्षण करना है तो कितने कार्ड उपयोग में लिए जाएंगे। तो कितने लिए जाएंगे? 20। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 30। अगर और भी डिफाइन करेगा तो 30 + 1, एक कार्ड इसका खाली। तो दोस्तों
आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और हम इसके अंदर और क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन और डाल सकते हैं, तो वो हमें सुझाव ज़रूर दें। बाकी तब तक के लिए गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।